अगेन विद्यार्थी मित्रों, विवेकानंद विद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज मैं बायोलॉजी 11th क्लास हिंदी मीडियम के 3rd चैप्टर वनस्पति जगत के 2nd लेक्चर के बारे में चर्चा करूंगा। आप लोगों ने वनस्पतियों के बारे में, वर्गीकरण के बारे में पिछले अध्याय में और पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ पढ़ कंप्लीट कर चुके हो। आज मैं आपको ब्रायोफाइटा के बारे में बताऊँगा। ब्रायोफाइटा एक अलग समुदाय है जो शैवाल के बाद आप लोगों को कोर्स में है। ब्रायोफाइटा अगर सबसे पहले इसकी आवास की बात करें तो आवास पहाड़ियों में नम एवं छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं। नम एवं छायादार मतलब ठंडे पर्यावरण में नम और छायादार यानी गीली ज़मीन पर। इन्हें जल स्थलचर भी कहते हैं, यानी ये ज़मीन पर रहते हैं लेकिन पानी के बिना इनका जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पानी के द्वारा ही इनमें जनन होता है। इसलिए इनको हम उभयचर या एम्फीबियस भी कहते हैं। ये शब्द मित्रों याद रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछने आता है। इसी पॉइंट से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जल स्थलचर वनस्पतियों का वर्णन करो। ये ज़मीन पर जीवित रह सकते हैं लेकिन जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। इनका आवास अनुक्रमण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुक्रमण मतलब किसी भी नग्न स्थान पर जहाँ पर कोई भी वनस्पति प्राणी ना हो, ऐसे स्थान पर उगने की शुरुआत यही करते हैं। इनकी रचना की बात करें तो पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। ये शैवाल जो होते हैं उनसे थोड़ा विकसित है ये, एवं विभेदित होती है, एडवांस है। यह थैलस की तरह शयान या सीधा पौधे की तरह दोनों तरह से पाया जा सकता है। एक कोशीय या बहुकोशीय मूलाहप पाए जाते हैं इनके अंदर, द्वारा सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। सबस्ट्रेट मतलब ज़मीन से जुड़ा रहता है। इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते मित्रों। इसको द्विअंगी भी कहते हैं। 2 अंग मूलाभ और प्ररोह, जड़, तना, पत्ती तीनों स्पष्ट नहीं पाए जाते, लेकिन इनकी कुछ जैसी रचनाएँ, छोटी छोटी रचनाएँ पाई जाती हैं, पत्तियों जैसी, मूल जैसी। ब्रायोफाइटा की मुख्य रचना अगुणित होती है। मुख्य रचना मतलब जो सर्वाइव करती है, वृद्धि करती है, दिखाई देती है, वो रचना अगुणित होती है। अगुणित मतलब एन होती है, जो युग्मक उत्पन्न करते हैं। अतः रचनाओं को युग्मकोद्भिद कहते हैं। ऐसी रचनाओं को युग्मकोद्भिद कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया है कि इनमें जीवन चक्र चलता है। जीवन चक्र में 2 अवस्थाएँ होती हैं, एक युग्मकोद्भिद और दूसरी बीजाणुद्भिद। तो युग्मकोद अवस्था यहाँ पर मेन है, मुख्य है। दूसरी बात करें इनके प्रजनन के लक्षण की, तो प्रजनन के लक्षण लैंगिक अंग बहुकोशीय होते हैं। पुंधानी लैंगिक अंग कैसे होते हैं? बहुकोशीय, यानी कि एक से अधिक कोषों के बने होते हैं। पुंधानी नर लैंगिक अंग है, द्विकशाभिक पुमंग के रूप में होते हैं। स्त्रीधानी मादा लैंगिक अंग है, जो फ्लास्क जैसा होता है, कप जैसा। एक अंडयुक्त पुमंग पानी में आकर स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं, निषेचन करते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जो विकास कर बहुकोशीय बीजाणुद्भिद बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था युग्मकोद्भिद, अब ये बना बीजाणुद्भिद। बीजाणुद अवस्था शॉर्ट है, छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं चलती। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है। यह स्वयंपोषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है, पोषण प्राप्त करता है, और पोषण प्राप्त करने की वजह से इसे हम स्वयंपोषी नहीं कहते। पोषक स्तर प्राप्त करने के बाद कुछ कोष न्यूनीकरण विभाजन मतलब कि मियोसिस विभाजन करते हैं एवं अगुणित बीजाणु बनाते हैं, जो अंकुरण कर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। लिवरवर्ट और मॉस इसके उदाहरण हैं। मैं अभी इसकी चर्चा करूंगा। विद्यार्थी मित्रों, ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ कामों में यूज होता है, जैसे कि भोजन के रूप में। कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में आते हैं। कुछ ईंधन के रूप में उपयोग में आते हैं, जलाने के लिए। स्फेग्नम पीट प्रदान करती है, जो कि सूखने के बाद ज़मीन पर पड़े रह जाते हैं। इनको इकट्ठा करके वहाँ रहने वाले आवासीय लोग जलाने के लिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग इसका उपयोग पैकिंग में करते हैं। कोई भी पैकिंग के बर्तन या कोई साधनों के साथ इस पीट को भरकर उसे नमी से बचाया जाता है, क्योंकि पीट नमी को शोषित कर लेती है और बाकी सूखा रहने देती है।
और किसी भी स्थान पर झटके लगने से, कांच के बर्तन या टूटने के डर से भी हम पैकिंग के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं। दूसरा इसका महत्व है अनुक्रमण में। अनुक्रमण का मतलब है मित्रों, कोई भी ऐसे स्थान पर जहाँ कोई भी जाति नहीं उगती, कोई एकदम नग्न चट्टान है, पत्थर हैं, वहाँ पर सर्वप्रथम ये अनुक्रमण कर चट्टानों को विघटित करने का काम करते हैं। चट्टानों को धीमे धीमे विघटित करके वहाँ पर मिट्टी बनाते हैं। लाइकन एवं मॉस उपयोगी भूमिका निभाते हैं। चट्टान के क्षरण को कर दूसरे उच्च पौधों के लिए अनुरूप बनाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है जो है कटाव को रोकना। अगर ये मृदा के ऊपर वास करते हैं तो वहाँ पर तेज़ बौछार से पड़ने वाली बरसात, तेज़ पानी का बहाव इत्यादि से कटाव से भी रोकते हैं। इनके ये आर्थिक महत्व हैं। दूसरी बात करें, इनके दो प्रकार के मैंने आपको रचनाएं बताई थी, एक लिवरवर्ट और दूसरी मॉस। तो लिवरवर्ट के बारे में बात करें तो लिवरवर्ट का आवास, सबसे पहले आवास की बात करें तो सबसे पहले नम छायादार स्थानों जैसे नदी किनारे, दलदले स्थानों पर, गीली मिट्टी, पेड़ की छाल आदि पर उगते हैं। मौसम तो ठंडा चाहिए, पहले ही बता दिया आप लोगों को। इसकी रचना की बात करें तो रचना पादपकाय होती है। पादपकाय का मतलब होता है पौधे जैसी, थैलाबसम, थैलस जैसी, मार्केसिया जैसे कि एग्जाम्पल है, चिपके, जमीन से चिपके रहते हैं। थैलस पृष्ठाधार होते हैं, यानी पृष्ठ सतह अलग होती है, अधर सतह अलग होती है। अंतः स्तर चिपके रहते हैं, जो नीचे का स्तर होता है वो किसी भी चट्टान से चिपका रहता है। कुछ में छोटी छोटी पत्तियां जैसी दिखाई देती हैं, पत्तियां जैसी, पत्तियां नहीं। जनन की बात करें इनकी तो जनन अलैंगिक रूप से होता है, थैलस के विखंडन द्वारा। अगर थैलस के 4, 5, 6 टुकड़े कर दें तो सारे टुकड़े नए नए खंड, नए नए पौधे बना लेते हैं। यहाँ पर दूसरा हरे रंग के जेमा कप द्वारा होती है। ये जेमा कप वनस्पति के ऊपर उग जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये मार्केंसिया है तो यहाँ पर ये जेमा कप बन जाएंगे इस तरह के। ये जेमा कप वनस्पति से अलग होकर के नई वनस्पति बना लेते हैं। ये जेमा कप इस तरह से कप के आकार के होने के कारण बाद में ये वृद्धि करते हैं, वृद्धि करके दोबारा से मार्केंसिया बना लेते हैं। इनके लैंगिक लक्षण जो होते हैं, लैंगिक लक्षण इनके ऊपर ही उत्पन्न होते हैं। स्पोरोफाइट अवस्था ये। तो यहाँ लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन अंग या तो एक ही थैलस पर होते हैं या दूसरे दो अलग अलग थैलस पर होते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा व कैप्सूल पाया जाता है, जैसे कि मार्केंसिया में ये पाद, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर बीजाणु होते हैं। मियोसिस के बाद कैप्सूल बनते हैं, उनमें स्पोर बनते हैं एवं स्पोर में अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनता है। यहाँ से स्पोर निकलेगा, स्पोर बाहर चला जाएगा और स्पोर यहाँ गिर करके नई अंकुरण का निर्माण करेगा। इस प्रकार से इनमें लैंगिक जनन होता है। दूसरी बात करें मित्रों मॉस की, तो मॉस की आवास और प्रकृति बिल्कुल सभी ब्रायोफाइट की जैसा बताया पहले उसी तरह से नम स्थानों पर, चट्टानों पर जहाँ पर मृदा की परत थोड़ी सी हो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद है, यानी कि जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। तो यह प्रभावी अवस्था मतलब मुख्य अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जो 2 अवस्थाओं से बनी होती है। इसके लिए मैं अलग से एक आपको वीडियो शेयर करूँगा, उस वीडियो को आप देख लेना, जो कि यूट्यूब पर से लिया हुआ है, मेरा खुद का नहीं है। दूसरी चीज़ करें, इनकी जो अवस्थाएं हैं, तंतु अवस्था और पार्श्वीय कली अवस्था, 2 अवस्थाएं होती हैं। यह प्रथम अवस्था है जो हरा शाखित और प्रायः तंतुमय होता है, जो स्पोर बनाता है। और पार्श्वीय कली अवस्था पत्ती की तरह होती है, जो कली स्वरूप में सीधा शाखित और पतला जैसा होता है एवं इसमें मूलाप पाए जाते हैं। बहुकोशीय शाखित मृदा में स्थापन करने वाली मूल पाई जाती हैं। कली अवस्था पर ही लैंगिक अंग विकसित हो जाते हैं। जनन कायिक जनन के रूप में देखें तो द्वितीयक प्राथमिक तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। प्राथमिक तंतु जैसे ये इस तरह का तंतु है, इस तरह का तंतु है, यहाँ पर कैप्सूल लगा हुआ है, यहाँ पर पत्ती जैसी रचना है, इस कैप्सूल के अंदर बीज बनते हैं। ये पादप, सीटा, रूट रचनाएं होती हैं। लैंगिक जनन इनके विखंडन द्वारा, ये टूट जाएगा तो विखंडन द्वारा, ये ऐसे टूट गया बीच में से तो विखंडन द्वारा नई वनस्पतियाँ बन जाती हैं। दूसरी बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में जनन अंगों के रूप में पुंधानी और स्त्रीधानी आई होती हैं।
पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होता है। निषेचन पश्चात युग्मनस से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पादप सीटा कैप्सूल के रूप में विभेद हो जाता है। मॉस में लिवरवर्ट की अपेक्षा स्पोरोफाइट अधिक विकसित होते हैं। स्पोर विकिरण द्वारा मुक्त होते हैं। विकिरण द्वारा मुक्त होने के बाद नया अंकुरण करते हैं। इसमें पुंदानी में से स्पर्म जैसी रचनाएं निकलती हैं जो पानी के द्वारा स्थानांतरण स्त्री के धानी तक जाती हैं। ये सब रचनाएं तुमको वीडियो में दिखाई देंगी। इसके एग्जाम्पल हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेग्नम। ये आपका मॉस पूरा हुआ। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में बाकी के टॉपिक आपको बाद में देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी पूर्णतः इतना ही आपके सिलेबस में आया हुआ है। थैंक यू।